नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो फिर फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें इधर कैश का पूरी डिटेल देनी होती है कि हमारा कैश कहाँ से आया है, कहाँ पर गया है। इसके लिए हम 3 एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट रहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 तरीके से हमारा कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। जैसे कि हमारा अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनफ्लो हो, इनफ्लो का मतलब है कैश का आना, यानी कैश कैसे कैसे कंपनी के अंदर आया। जैसे कि हमारा रहता है रेंटल इनकम। अगर हमें किसी डेटर से अमाउंट रिसीव हो तो उसके लिए रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर हमें कोई ग्रेचुटी मिले, ग्रेचुटी। और इसी प्रकार हमारा जो आउटफ्लो का रहता है, आउटफ्लो का मतलब रहता है यानी कैश का जाना। आउटफ्लो कैसे कैसे रहेगा हमारा, अगर हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट को पेड करें, किसी क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी हो, इस तरीके से हमारा कैश इनफ्लो रहता है और कैश आउटफ्लो रहता है। तो फिर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी कैसे है। इसके आगे 2 एक्टिविटी और हैं, जैसे कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा 2 एक्टिविटीज हो रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन जाननी है कि कैसे होती है। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा वर्किंग नोट है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास गिवन होगा करंट ईयर के प्रॉफिट। इस करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट। अगर मैं इधर प्लस वाली आइटम को ऐसे लिखूं और जो ब्रैकेट का सिंबल रहेगा वो हमारी नेगेटिव आइटम का रहेगा, यानी माइनस वाली आइटम्स का। जो मेरे पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में हमने ऐड ऐसे कुछ अमाउंट ऐड करनी है, जैसे कि जिनसे हमारी कंपनी में प्रॉफिट तो कम हुए हैं, लेकिन वो जो कैश है यानी कि वो जो अमाउंट है वो हमारी कंपनी के अंदर ही है। जैसे कि हमारे ऐड वाली आइटम रहेंगी, सिर्फ 4 आइटम है हमारी। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, इसको ऐड कर देना है। इसमें हमारा आता है प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रपोज कर देती है, घोषणा कर देती है कि नेक्स्ट ईयर में आपको इतने डिविडेंड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारा रहता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड विद इन 1 ईयर दिया जाता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ जो हमारी लास्ट अमाउंट रहती है वो रहता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास अभी है, इसमें से लेस करना है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स को अगर माइनस करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एनपीबीटी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये वैल्यू जो आती है हमारी, ये वैल्यू जाएगी हमारी यहां पर। हो गई कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इसके बाद हमने एडजस्टमेंट करनी है
एडजस्टमेंट ऑफ नॉट कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ऐसी आइटमें जिनका कैश में कोई लेन देन अभी तक नहीं हुआ और जो हमारी कंपनी से ऑपरेट नहीं करती, यानी कि डायरेक्ट हमारी कंपनी को इफेक्ट नहीं करती, ऐसे एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है फ्रेंड्स? इसमें ऐड करने के लिए रहेगा हमारे पास लाइक डेप्रिसिएशन, नॉट कैश आइटम है, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज आएगा ये। अगर हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेड करें, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यानी कि हमने कहीं से पैसा लिया है, इस पे इंटरेस्ट पेड करना है, इंटरेस्ट पेड। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी आती हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, ठीक है। और हमारी जो लेस करने वाली आइटम रहेंगी वो रहेंगी जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और हमारा आता है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था रेंटल इनकम एक्सेट्रा। अभी के लिए हमारा इतना ही काफी है। ये जो वैल्यूज आएंगी मैं पहले बता देता हूँ, जो माइनस वाली आइटम है वो हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और जो प्लस वाली आइटम्स हैं मान के चलो इनका हमने टोटल इधर लिख दिया फाइनल वैल्यू में। ये जो वैल्यू मेरे पास आती है इस वैल्यू को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रहती है हमारी। अब हमें ये वैल्यू ये आ गई यहाँ पे गिवन। अब कुछ ऐसी कंडीशन हमने फॉलो करनी है, यानी कि जहां जहां मुझे लॉस हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी को लेकर के, वो लॉस हमने ऐड करना है, और जो माइनस करने वाली आइटम्स रहेंगी वो हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड रहेंगी। जैसे कि मैं अगर मान के चलो आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, इधर जैसे हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या मिला था, हमारा डेबिट साइड निकलता था, डेबिट ये क्रेडिट साइड, दो साइड मान के चलते हैं हम। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता था, हमारा इधर निकलता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर टोटल करने के बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट मानते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस नाम से जाता था ये? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी इधर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मेरे कुछ एडजस्टमेंट रहती थी, जैसे कोई डिस्काउंट आया, कमीशन आया, इन वैल्यूज को माइनस करने के बाद इधर हमारा निकलता है कमीशन मिला है, हमने रेंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, देने के बाद जो वैल्यू आती थी हमारी टू नेट प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट की जगह अगर मैं लिखूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लिखते थे जब हम एडजस्टमेंट करते थे नॉट ऑपरेटिंग आइटम की। इसको हमने इधर लेके जाना है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने कुछ आइटम्स थी जो ऐड करनी थी, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, इधर जाता था हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
ये अमाउंट जाने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती थी वो वैल्यू आती थी नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। जैसे कि फ्रेंड हमने अभी डिस्कस किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमने निकालना है जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और हम आए कहां पे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये आइटम भी है 10,000, ये आइटम भी है 1 लाख, ये आइटम भी है मेरे पास 20,000, तो मेरे यहां से क्या निकल सकता है, क्या मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकता हूं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं इनको मैंने ऐड करना है, और जो मेरी इनकम है उसको मैंने माइनस करना है। यानी कि मैं क्या ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, एक्सपेंसेस को ऐड कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है। और यहाँ पे क्या हमारा जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा 1,20,000, यहाँ पे आंसर आता है इधर 1,20,000, और इधर हमारा जाता है 1,20,000, क्योंकि दोनों साइड हमारी मैच हो जाएंगी। 1,20,000 में से अगर 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारा इधर आंसर आता है 1,10,000, जो कि हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करने वाली आइटम्स क्या क्या रहेंगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखो हमें लॉस हुआ, लॉस हुआ इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं लॉस को, वो हमने अभी डिस्कस किया था। और दूसरा ऐड करने के लिए क्या आइटम हो जाएगा हमारे पास, नुकसान कैसे हो सकता है हमें, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये प्लस इन दोनों आइटम का प्लस करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इधर वैल्यू। वैल्यू पुट करने के बाद जो लेस वाली आइटम रहेंगी, लेस के लिए इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट, जहां जहां हमें प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज में हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, अगर लायबिलिटीज हमारी घटेंगी यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट हुआ, इंक्रीज इन करंट असेट्स। जैसे कि लेस वाली आइटम है, लेस वाली आइटम को इंडिकेट करते हैं हमारे ब्रैकेट्स, यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस वाली। इसके बाद जो मेरे पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये वैल्यू आती है मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो इस वैल्यू में से हमने माइनस करना है लेस इनकम टैक्स पेड। माइनस करने के बाद ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हमें आंसर देना है इधर कैश फ्लो फ्रॉम। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो हमने बता देना इधर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब हम इसी में एक क्वेश्चन करके देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्चुअल में निकल सकते हैं नहीं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालना है। हमारे पास डेटर गिवन है, प्रीवियस ईयर गिवन है और करंट ईयर गिवन है, बीआर यानी बिल रिसीवेबल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, बिल पेबल गिवन है, एक्टिवेड इनकम गिवन है। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं होते क्या है। ये हमारी असेट्स है, ये हमारी असेट्स है, ये हमारी लायबिलिटीज है, ये हमारी लायबिलिटीज है और ये हमारी असेट्स है। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि जो डेटर है पिछले साल हमारे 50,000 के थे और अब के साल कितने के हैं, 40,000 के। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, अब के साल 40 के हैं, पिछले साल 50 के थे, तो इसका मतलब 10,000 से कम हुआ है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे आया है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, एक क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही 1,30,000 रुपए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज
यानी कि हमें इससे ऊपर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके दी है हमें। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1,30,000 की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, देखो डेटर्स हैं 50,000 के, पिछले साल थे, अब की साल 40,000 के हैं। तो देख जो कम हुए डेटर, डिक्रीज इन असेट, कहीं पे गिवन है डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट्स कितने के कम हुए हैं, 10,000 के। तो इधर 10,000 की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, पिछले साल 10,000 के थे, अब की साल 12,500 के, इंक्रीज हुए हमारे बिल रिसीवेबल 2,500 रुपए से। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, इधर भी वैल्यू मैंने पुट कर दी 2,500। तो फ्रेंड्स सबकी बार देखो, क्रेडिटर्स गिवन है, पिछले साल 25 के थे, अब की बार 20 के हैं, यानी 5,000 रुपए से कम हो चुके हैं। तो देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितने के, 5,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पिछले साल 800 रुपए के थे, अब की साल 1,000 रुपए के हो गए। हमने पहले डिस्कस किया कि लायबिलिटीज हमारी 200 रुपए से इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितने रुपए से है, 200 रुपए से। उसके बाद हमारे पास आता है बिल पेबल, पिछले साल 40,000 के थे, अब की बार 25,000 के हैं, यानी 15,000 से कम हुए हैं बिल पेबल। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितने के, 15,000 के। तो मैं इसी में ऐड कर देता हूं, ये 15,000 प्लस 15,000। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम पिछले साल 6,000 की थी और अब की साल कितने की है, 7,000 की, यानी कि 1,000 से वैल्यू बढ़ी है। 1,000 से वैल्यू बढ़ने के बाद तो इसका मतलब रहता है हमारा इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये गिवन है हमारे पास। तो इसी में ऐड कर देता हूं मैं, कितने के ऐड हुए, 1,000 रुपीज की। तो आंसर देखें, अभी पहले इन दोनों का टोटल कर लें, इन दोनों टोटल 10,000 और 200, यानी कितनी वैल्यू आएगी इधर, 10,200 रुपए। इधर हमारी वैल्यू आती है जो 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23,500, ये हमारे पास वैल्यू आती है 23,500 की। इसको मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मेरे पास फाइनल वैल्यू है, कैलकुलेशन देख लेते हैं हम क्या गिवन है हमारे पास। 1,30,000 यहाँ पे गिवन है, 1,30 में अगर 10,000 को ऐड करते हैं, 1,40,200, 1,40,200 में से हमने 20,000 को माइनस करना है, 1,20,200, 1,17,200, 1,16,700 हमारा आता है यहाँ पे, 1,16,700। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये 1,30 में हमने ऐड किया 10,200 को, तो हमारे पास वैल्यू आई 1,40,40,200। इसमें से माइनस करना है हमने 23,500 को, तो माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आई, 0 0 12 5 7 9 3 6 3 2 1 1, 1,16,700 एग्जैक्ट आंसर। अब हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें मान के चलो ये भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आंसर है। तो यही हमारा हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।